हमारी संसद किन चीजों से मिलकर के बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीन संस्थाओं से मिलकर के हमारी संसद बनती है। जैसा हमने दोहराव के लिए फिर से एक बार इसकी बात कर लें। लोकसभा में हमने बात की कुल 543 सदस्य हैं, जिनमें 80 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य अकेले से जाते हैं और कई एक राज्य ऐसे हैं जहां से सिर्फ एक सदस्य होता है। 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार सीटों का परिसीमन किया गया। परिसीमन से आशय है कि कितने क्षेत्र के लोग कहाँ वोट करेंगे। अगल बगल के क्षेत्र को बांध दिया गया कि उसी के बीच के लोग ही इस जगह वोट करेंगे और ये इसके सदस्य का चुनाव कर लेंगे। जैसे हम लोग लोकसभा कौशाम्बी क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। लोकसभा में को हमारे यहाँ निचला सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसके जो सदस्यगण होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष के बाद इनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, नई सरकार गठित होती है, नए लोग चुन करके आते हैं और फिर वो लोग मिलकर के एक नई सरकार बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक बार सदस्य बना तो वो दोबारा नहीं बन सकता, बार बार बन सकता है। जो सदस्य आज चुना गया है वो फिर चुना जा सकता है। और जो लोग उन्हें चुनते हैं यानी आम मतदाता, उनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष की सीमा दी गई है मतदाताओं के लिए जो अपना वोट दे करके चुनाव करते हैं इन सदस्यों का। और ये चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल सीधी चुनाव प्रक्रिया है। इसमें हर व्यक्ति, हर मतदाता, और एक और खास बात यह है कि भारत के जितने मतदाता हैं सभी के मतों का समान मूल्य है। किसी का मत ऐसा नहीं है कि वो 2 मान रखता हो और किसी का मत 1 मान रखता हो है। तो जो जितने लोग चुनाव में खड़े होते हैं, जिसको सबसे अधिक मत मिलता है वो विजयी घोषित होता है। और जो वर्तमान हमारी लोकसभा है, किसी भी सभा को संचालित करने के लिए एक सभा अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो हमारे वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिड़ला जी, जो कोटा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से चुने गए हैं और बहुत अनुभवी सांसद हैं। बहुत अच्छे से वो सभा का संचालन कर रहे हैं अध्यक्ष। अब हम बात करने चल रहे हैं राज्यसभा, जो हमारा दूसरा सदन है। पहला सदन जो था वो लोकसभा, जिसे निचला सदन कहा गया, और जो दूसरा सदन है इसको ऊपरी सदन भी बोलते हैं यानी अपर हाउस। और लोकसभा में जैसे 5 वर्ष पे कार्यकाल सदस्यों का समाप्त हो जाता था, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यह सभा कभी भंग नहीं होती। यहाँ कुछ सदस्य हर समय बने रहते हैं। 2/3 सदस्य बने रहते हैं, 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं। 6 वर्ष इनका अधिकतम कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोग हट जाते हैं, 1/3 लोग नए आ जाते हैं। सदस्यों में 238 सदस्य ऐसे होते हैं जो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं से, विधान परिषदों से चुन करके आते हैं, के माध्यम से चुने जाते हैं। और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो 12 सदस्य जो हैं उनको कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें राष्ट्रपति सीधे मनोनीत कर देते हैं। वो कहाँ से हो सकते हैं? वो विज्ञान के क्षेत्र के जानकार व्यक्ति हो सकते हैं, वो खेल के क्षेत्र के जानकार व्यक्ति हो सकते हैं, वो कला के क्षेत्र के हो सकते हैं, संगीत के क्षेत्र के हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में से 12 लोगों को हमारे इस ऊपरी सदन में सदस्य के रूप में राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है। और भारत के, अब जिस तरह से लोकसभा में एक अध्यक्ष थे, उसी तरह से राज्यसभा में भी एक अध्यक्ष होने चाहिए। तो यहाँ खास बात यह है कि यहाँ का अध्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं बनाया जाता। यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो इसके पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के
अध्यक्ष या सभापति की बात अगर आती है तो आप बता सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति। जैसे इस समय भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनके पहले श्री जगदीप धनखड़ जी थे। इस तरह से लोग बदलते रहा करते हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी अपना पूरा कार्यकाल नहीं किए, कुछ स्वास्थ्य का हवाला देकर के उन्होंने पद त्याग दिया। उसके बाद फिर नए सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव हुआ और भारत की जो में जितने भी कानून बनते हैं माध्यम से विधेयक ले आया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में उस पर खूब चर्चा होती है। वो यदि सही है, गुण दोष पर उस पर चर्चा होती है। पक्ष विपक्ष के लोग अपने अपने मत रखते हैं। अंत में इस पर लोकसभा अध्यक्ष चुनाव करवाते हैं, जो या तो सर्वसम्मति हो जाए और या फिर जिसको ज्यादा वोट पक्ष वाले को मिला तो वो विधेयक आगे बढ़ जाता है, और अगर विपक्ष में ज्यादा मत है तो वो वहीं खारिज हो जाता है। तो अगर कोई विधेयक लोकसभा से पास हो गया तो वो फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है। वहां एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के सदस्यगण उस पर चर्चा करते हैं और अंत में फिर उसी तरह वोटिंग की प्रक्रिया से गुजरते हुए उस विधेयक को माननीय राष्ट्रपति महामहिम के पास भेजा जाता है। फिर जिस दिन उनके हस्ताक्षर बन जाते हैं उस विधेयक पर, वो भारत का कानून बन जाता है। हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 80 में इस चीज की व्यवस्था की गई है कि भारत की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और एक और खास बात कि राज्यसभा में जो सदस्यगण हैं वो अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में अपने भाषण दे सकते हैं वहां, या तर्क वितर्क कर सकते हैं। उसमें जैसे हिंदी है, कोंकणी है, मलयाली है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, असमिया है, इस तरह से 22 भाषाएं हैं। तो जो जिस भाषा में अपने को सहज पाए उस भाषा में वो अपनी बात वहां रख सकता है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। भारत में इससे कहीं ज्यादा भाषाएं हैं, लेकिन इन 22 भाषाओं को मान्यता है, तो उन्हीं पर वहां सदस्यगण चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे लोकसभा के सदस्यों को की अपनी एक उम्र होती है, जैसे 25 वर्ष से नीचे का व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, है ना। तो यही राष्ट्रपति जो इस सभा के पदेन सभापति होते हैं, उनकी जो मिनिमम एज होती है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ ये भी बताया गया कि कौन नहीं बन सकता, भारत का उपराष्ट्रपति कौन नहीं बन सकता। तो पहली शर्त है कि वो भारत का ही नागरिक हो। विदेशी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। जिनके पास भारत की नागरिकता है वही इस पद के लिए खड़े हो सकते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति दिवालिया ना हो। दिवालिया से आशय यह है कि उसने बैंक से 50 करोड़ का लोन ले लिया और बैंक ने जब उनसे लोन की वापसी करानी चाहिए तो वो चारों खाने चित्त हो गए और लिख के दे दिया, साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पूरी तरह अर्थहीन हो चुके हैं। तो उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया कि अब इनसे लोन की रिकवरी नहीं हो सकती। तो ऐसे व्यक्ति जो दिवालिया है वो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं खड़े हो सकते। जिसका मानसिक संतुलन सही हो, अर्थात पागल ना हो। जो व्यक्ति पागल होगा उसको उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिल सकता। तो इस तरह से कुछ अर्हताएं रखी गई हैं। बात इसमें और जोड़ दूं, एक स्थिति होती है आपातकाल। कभी अगर सरकार ये महसूस करे कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी बहुत ज्यादा संकट है, देश की अस्मिता पर सवाल है, देश संकट में है, खतरे में है, तो आपातकाल का भी प्रावधान किया गया है। उस समय जितने चुने हुए सदस्यगण हैं, सबकी सदस्य जैसे ही आपातकाल घोषित होता है, सबकी सदस्यता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है और भारत की मुख्य सत्ता जो है, पूरी सत्ता, वैसे भी राष्ट्रपति इसके ही प्रमुख होते हैं, लेकिन उस समय जो आपातकाल के कारण विभिन्न सरकारें हैं या उनके जो अपने अधिकार हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। देश एक तरह से सेना के हवाले कर दिया जाता है।
कोई स्वतंत्रता नहीं, ना तो प्रेस की स्वतंत्रता, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपनी बात कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आदि आदि ऐसे ढेर सारे प्रतिबंध लग जाते हैं। तो आपातकाल में भी राज्यसभा का रोल है कि अगर कभी आपातकाल संबंधी विधेयक आएगा तो राज्यसभा में उस पर चर्चा होगी। जब राज्यसभा इसका अनुमोदन कर देगी तभी आपातकाल लगेगा। अब तक हमारे देश में एक बार आपातकाल लग चुका है। हुआ उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी होती थी, तब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हो गई थी और कुछ साल तक, कुछ महीने तक यहाँ से लोकतंत्र पूरी तरह खत्म था। राजतंत्र की भांति इस देश को चलाया जा रहा था। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। किसी को, जैसे आज आप खड़े होकर के अपने जनप्रतिनिधियों की आलोचना भी कर पाते हैं कि वो प्रधान जी या विधायक जी व सांसद जी अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, आप आलोचना कर पाते हैं। लेकिन जिस समय आपातकाल लग जाता है ये अधिकार भी छिन जाता है। तो इसलिए ये राज्यसभा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता हम समझ सकते हैं। कोई भी कानून बिना राज्यसभा के नहीं बन सकता, आपातकाल बिना राज्यसभा के नहीं हो सकता। धन विधेयक, वित्त से संबंधित जितने विधेयक है सबको लोकसभा के बाद राज्यसभा में आना होगा और वहां से संस्तुति होने के बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, तब वो स्वीकृत होगा। तो इतना ये महत्वपूर्ण सदन है हमारे लिए।